विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूवाल सिंह ठाकुर, गवर्नमेंट कॉलेज भखारा। आज हम छायावाद की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लासेस में हमने छायावाद की जो परिभाषा है और छायावाद की जो परिस्थितियाँ थी उस पर चर्चा किए थे। आज हम छायावाद की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं या छायावाद की जो मूल प्रवृत्तियाँ है जिसके आधार पर छायावाद को समग्रता में हम समझेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छायावाद पर विचार करते हुए जो सबसे सर्वमान्य परिभाषा थी उसे मैं फिर से सामने रख रहा हूँ। छायावाद के विषय में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की उस काव्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये दिमाग में आप बिल्कुल बिठा के रखिए कि छायावाद पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति की बात करता है, विदेशी साम्राज्यवाद अर्थात अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति की बात करता है, और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी जो शांतिप्रिय द्विवेदी की परिभाषा से हमने बताते हुए आपको बताया था कि छायावाद गांधीवाद का काव्यानुवाद है। तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति और राजनीति के क्षेत्र में जो गांधीवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वह छायावाद है। ये तीन चीजें एकदम दिमाग में स्पष्ट रखिए। अब आते हैं छायावाद की विशेषताओं की ओर। तो छायावाद की विशेषताओं की चर्चा करते हुए जो सबसे प्रमुख विशेषता है, पहली विशेषता है, वो है वैयक्तिकता। छायावाद के कवि द्विवेदी युगीन जो कविता है, द्विवेदी युग की कविता है, उसमें सामाजिकता का दबाव है और द्विवेदी युग के कवियों ने जो कथानक चुने, कविताओं की जो विषय वस्तु चुनी, उसमें इतिहास से संबंधित चीजें वो रखते हैं। वहां पर समाज बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सामने आता है। वहां उस दौर के महाकाव्यों में, रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता है, इतिहास प्रसिद्ध चीजों को लेते हैं। ये सारी चर्चा हो चुकी थी, लेकिन छायावाद के जो कवि हैं उस इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर, उस सामाजिकता को छोड़कर छायावाद के कवियों का ये कहना है कि समाज के अनुसार हम अपनी सोच को निर्मित नहीं करेंगे, वरन हमारे अंदर जो अनुभूति चल रही है, हम प्रमुख इकाई हैं। एक व्यक्ति बहुत प्रमुख इकाई होता है समाज का। एक व्यक्ति के हम अपने नजरों से समाज को देखेंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति केंद्र में आया, जबकि द्विवेदी युग की कविता में समाज केंद्र में है। तो वैयक्तिकता महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, जिसे हम छायावाद की अगर भाषा में कहे, कविता की भाषा में, तो केवल मैं, केवल मैं। तो जो मैं शैली है छायावाद की, वैयक्तिकता की या व्यक्तिवादी जो प्रधानता है, जो व्यक्ति केंद्र में है, तो इस कविता में अब ये समझना होगा कि ये मैं है क्या। तो जो ये मैं है छायावादी कविता का, वो अपने आप को अभिव्यक्त करने की तड़प है कवियों की। चाहे पंत हो, प्रसाद हो, निराला हो, महादेवी हो, इनकी कविताओं को देखते हैं तो अपने आप को अभिव्यक्त करने की छटपटाहट है। और उस युग के साथ जब जोड़कर देखते हैं 1918 से 36 या उसी को 1920 से 36 तक भी माना गया है, तो आधुनिक युवक सामाजिक जीवन से जो उस समय का जो समाज है, उस समय का जो राष्ट्र है, उसमें अपने आप को अभिव्यक्त करने में उस तरीके से सक्षम नहीं हो रहा था जिस तरीके से वो चाहता था। लेकिन 1920 का जो आधुनिक युवक है, आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान को देख रहा है, दुनिया के बदलाव को अपनी खुली नजरों से देख रहा है, वो चाहता है कि मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करूं। इसीलिए छायावाद के जो कवि हैं, सर्वप्रमुख कवि निराला कहते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई। पंत अपनी रचना उच्छ्वास में कहते हैं कि
बालिका कोई सपना नहीं था, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। अपने प्रेम का ये स्वीकार्यकरण है और अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से कहने का ये साहस है। उसी तरीके से इस पूरे दौर में निराला की पूरा जो कविता संसार है उस पर एक थोड़े सा नजर डाले। निराला अपनी पुत्री के जीवन पर कविता लिखते हैं, सरोज स्मृति, जिसमें वो अपनी बातें बताते चलते हैं। राम की शक्ति पूजा में जो राम है, और राम सामान्य इंसान का तो प्रतीक है, लेकिन उसके साथ निराला के संघर्ष का भी प्रतीक है। महादेवी लिखती है कि आज का साहित्यकार अपने प्रत्येक सांस का इतिहास लिख लेना चाहता है। तो ये जो अभिव्यक्ति की बातें हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो जिद है, ये कहीं ना कहीं एक मय शैली है, और ये मय के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी का मय है। क्योंकि जो अभिव्यक्ति होती है वो स्वतंत्रता की पहली पहचान होती है, और इनकी जो मय शैली की अभिव्यक्ति है वो स्वाधीनता की राह में जाने का एक तरीका है। इस पूरे दौर को देखते हैं छायावाद के दौर में, तो छायावाद के दौर में अपने जीवन संदर्भों को लेकर कवियों ने कविताएं लिखी। अगर हम इसको हटा के पुराने दौर को देखें, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या रीतिकाल उसके पहले या भक्ति काल, तो उन कविताओं में हमको कहीं न कहीं धर्म का आवरण दिखाई देता है। खुद को अभिव्यक्त नहीं करते, किसी न किसी के बहाने अभिव्यक्ति अपनी रखते हैं, लेकिन छायावाद के कवि अपने जीवन से अपनी बातें पाठकों के सामने पूरे साहस से रखते हैं और अपनी कहानी उनको सुनाते हैं। और ये जो अपनी कहानी है वो प्रत्येक नवयुवक की कहानी है, बदलते हुए भारत की कहानी है। इस दौर में एक बात और है, इस दौर में सबसे ज्यादा आत्मकथाएं लिखी गई। गांधी जी की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू की, श्रद्धानंद की, तो हमारे देश के राजनीतिज्ञों की आत्मकथाएं आ रही है, संस्कृति के क्षेत्र में जुड़े लोगों की आत्मकथाएं आ रही है। तो जो आत्मकथा लेखन का भी एक दौर आगे बढ़ता है, तो आत्मकथा लेखन और ये मय शैली खुद को अभिव्यक्त करने की तड़प है, जो स्वतंत्रता की ओर जाने का एक मार्ग है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है, जब अपने को अभिव्यक्त करने का ये प्रतिज्ञा कर लिए पंत प्रसाद निराला, महादेवी, छायावाद के कवि, तो ये जो आत्म अभिव्यक्ति है, ये जो मय शैली है, दूसरी बड़ी विशेषता जो है ये आत्म प्रसार है। आत्म प्रसार एक बड़ी अभिव्यक्ति है, जिसको अगर हम छायावाद के भाषा में कहें तो एक कर दे धरती आकाश। इन कवियों के मन में एक हलचल चल रहा है मय शैली में, खुद को अभिव्यक्त करने की शैली में, कि हम धरती और आकाश को अपनी परिकल्पना से, अपनी अभिव्यक्ति से हम एक कर देंगे। और इसी जो आत्माभिव्यक्ति है, जहाँ से आत्म प्रसार का जन्म हुआ, और इसी आत्म प्रसार से बच्चों जिज्ञासा का जन्म होता है। तो छायावाद की कविता में जो आत्म प्रसार दूसरी विशेषता बता रहा हूँ, उसका संबंध आत्माभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है। और आत्माभिव्यक्ति, जब व्यक्ति के अंदर जब आत्मा को अभिव्यक्त करने की बातें आती है, तब व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। तो छायावाद की दूसरी बड़ी विशेषता है, वो है जिज्ञासा। पंत लिखते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। एक पक्षी को देखने के बाद उनके मन में सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। निराला कहते हैं कि किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर सजी आती तुम, किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर आती तुम, सजी मंडलाकार, या कौन तम के पार रे कह जैसी पंक्तियां। इसमें उस पार जाने की बातें हैं। प्रसाद लिखते हैं तृण विरुद्ध लह लहे हो रहे किसके रस से सींचे हुए। और महादेवी कहती है कि तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। तो उस ओर देखने की बात, तम के पार जाने की जो बातें हैं, ये एक आधुनिक युवक के मन की आत्म प्रसार की बातें हैं, और गुलामी की दुनिया से निकलकर आजाद दुनिया में जाने की तड़प है। क्योंकि जब हम समाज के संकुचित घेरे में बंधे रहते हैं,
अपनी सोच को बड़ी संकुचित स्थिति में रखते हैं, तब हम स्वाधीनता की बात नहीं सोच सकते। लेकिन जब हमारे अंदर जिज्ञासा वृत्ति जाग जाती है तो हम एक नई दुनिया को जानने का अरमान रखते हैं। तो ये क्षितिज को तोड़ दो, मतलब जो सामाजिक यथास्थितिवादी सामाजिक स्थिति है उसे हटाइए, और उसके बाद उस पार जो दुनिया है जिसे किसी ने नहीं देखा, हम उस दुनिया को देखने की बात कहते हैं कि स्त्री कह रही है महादेवी वर्मा। तो उस पार देखने का जो अरमान है वो गुलामी से निकलकर आजादी की तरफ जाने का अरमान है। तो दूसरी बड़ी विशेषता है छायावाद की, इसको मैंने आत्म अभिव्यक्ति आत्म प्रसार से जोड़ा। इसको आप परीक्षा में जिज्ञासा लिखेंगे। तो पहली जो विशेषता आई उसका नाम है वैयक्तिकता, दूसरी जो विशेषता आई उसका नाम है जिज्ञासा, और तीसरी जो बड़ी विशेषता है छायावाद की वो है प्रकृति चित्रण। अगर छायावादी पंक्तियों में मैं कहूं तो पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश की दुनिया है छायावाद की दुनिया। तो छायावाद प्रश्न उठता है कि छायावाद के कवि बार बार प्रकृति की ओर क्यों जाते हैं। तो प्रकृति की ओर इसलिए जाते हैं बच्चों, क्योंकि दुनिया में सब कुछ को गुलाम बनाया जा सकता है सिवाय प्रकृति के। तो जो पहाड़ है, बादल है, नदियां है, चिड़िया है, प्रकृति के जितने भी उपादान हैं उसको कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए छायावाद के कवि, जो उस समय हमारा समाज रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है, हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ है, इसलिए ऊर्जा लेने के लिए प्रकृति की ओर जाते हैं, और वो बादल के ऊपर, निर्झर के ऊपर, पक्षियों के ऊपर और प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उनके ऊपर वो कविता लिखते हैं। क्योंकि प्रकृति की दुनिया में जो मुक्ति है, जो स्वतंत्रता है, उसे वो समाज में देखना चाहते हैं। तो लिखते हैं छायावाद के कवि किस तरीके से वो प्रकृति में जाते हैं। देखिए इन पंक्तियों में निराला लिखते हैं कि नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ, जलद मंद्र रौ, नौ नभके नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे। तो विहग का वर्णन आना, बादलों का वर्णन आना, प्रकृति के इन तत्वों का वर्णन आया, प्रकृति के इन प्रतीकों का वर्णन आना मुक्ति के रास्ते की ओर जाने का भाव हमें दिखाता है। तो छायावाद के सब कवि प्रकृति की ओर जाते हैं, प्रकृति को अपने मनोजगत के रूपों के रूप में देखते हैं, और सबसे विशिष्ट जो प्रकृति चित्रण उभर कर आता है वो पंत का आता है। क्योंकि पंत जो है एक अलग तरीके से एक बहुत ही संवेदनशील और इंद्रिय बोध के माध्यम से प्रकृति को देखते हैं और पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश को दिखाते हैं। निराला जो है बादल को, जो है विप्लव, बादल के लिए कहते हैं विप्लव के वीर शब्द लाते हैं। प्रसाद देश को, भारत को अरुण मधुमय कहते हैं। तो प्रकृति को प्रकृति के प्रतीकों के रूप में देश की जो चीजें हैं उनको ये दिखाते चलते हैं, और प्रकृति से ऊर्जा लेकर प्रकृति की जो मुक्ति है उसको समाज में लाने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हुई प्रकृति चित्रण, और प्रकृति किसका प्रतीक है? मुक्ति का प्रतीक है। चौथी जो बड़ी विशेषता है छायावाद की, वो विशेषता है स्त्री वर्णन, मतलब नारी का वर्णन। अब नारी का वर्णन वो कैसे करते हैं? तो इसमें आप नारी वर्णन ना लिख के नारी के मुक्त रूप का वर्णन ये लिखिएगा। पॉइंट ये बताना है कि छायावाद के कवि स्त्रियों के दो रूपों का चित्रण करते हैं। एक तो उसके दैहिक रूप और दूसरा उसका लौकिक रूप। तो छायावाद की कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो उन कविताओं में स्त्री को कहीं कहीं देवी बना दिया गया है, कहीं कहीं उसको स्वप्निल रूप में लाया गया है जो बिल्कुल कल्पना की वस्तु होती है, पकड़ में ही नहीं आती, बिल्कुल लौकिक है ही नहीं, एक स्वप्निल स्त्री को दिखाया गया है। और दूसरी तरफ एक ऐसी स्त्री को दिखाया गया है छायावाद के कवियों के द्वारा जो लौकिक है, और ऐसी स्त्रियां है जो प्रेरणा का कार्य करती है,
पंत की एक पंक्ति है जिसके माध्यम से स्त्री को किन रूपों में छायावाद की कवि दिखाते हैं ये चित्रित हो जाएगा। पंत कहते हैं देवी, माँ, सहचरी, प्राण। तो इन्होंने देवी, माँ, सहचरी और प्राण, तो इन रूपों में दिखाने की कोशिश उन्होंने किया। अब आगे बढ़ते हैं। स्त्री जो है कामायनी की जो केंद्र में, कामायनी जिसका नाम ही है, श्रद्धा का नाम कामायनी है, जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है उसमें जो कामायनी है वो पूरी दुनिया को श्रेय और मंगल के क्षेत्र में ले जाने वाली है और संदेश देती है मनु जो आत्म संकुचित है, जो अपनी दुनिया को छोड़ के कोई और दुनिया मानता ही नहीं, स्वार्थ में घिरा हुआ है, निराशा से घिरा हुआ है, उस मनु को संदेश देती है कि औरों को हंसते देखो मनु और हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो जो स्त्री है वो विश्व कल्याण के लिए पूरी दुनिया को नए मार्ग की ओर, सकारात्मक जीवन बोध की ओर ले जाने वाली स्त्री है। दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो निराला की कविताओं में विधवा को निराला इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी कहते हैं। निराला की जो स्त्री है बड़े यथार्थवादी चित्रण करते हैं, वह तोड़ती पत्थर कविताओं में, जिसमें एक मजदूरिन का चित्र उन्होंने खींचा है। तुलसीदास कविता देखते हैं निराला का, तो उसमें जो रत्नावली है वो तुलसी की कविताओं की और पूरे जीवन को नए जीवन के संधान की ओर ले जाने वाली प्रेरणा है। तो अनेक रूपों में स्त्रियों का चित्रण हमें इस काव्य में मिलता है। इसके बाद जो अगली विशेषता है छायावाद की वो है कल्पना की प्रधानता। छायावाद की कविता में कल्पना की प्रधानता है और छायावाद की कविता की भाषा में कहूं तो छायावाद की कविता कल्पना के कानन की रानी है और छायावाद में अंतर्दृष्टि प्रदायनी कल्पना जो हमारे जीवन को दृष्टि प्रदान करे और अंतर्दृष्टि प्रदायनी के साथ जीवनदायिनी कल्पना और हमारे बाह्य जीवन को दिशा दे, ये दो प्रकार की कल्पना आपको दिखाई देगा। अब ये देखते हैं कि इन कवियों ने कल्पना का प्रयोग इनकी कविताओं में क्यों मिलता है। तो कोई भी चीज, कोई भी आंदोलन जब हम शुरू करते हैं उस समय के आंदोलनों से देखते हैं या उस समय की सामाजिक स्थितियों से देखते हैं, तो कोई भी बदलाव जब कोई समाज चाहता है तो सबसे पहले वो दिमाग में किसी चीज की कल्पना करता है। दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार को भी देखें तो एक वैज्ञानिक जब कोई चीज बनाता है, कोई आविष्कार करता है तो पहले मन में कल्पना करता है। तो दुनिया में कल्पना के बिना कोई भी चीज संभव ही नहीं है। और उस समय की स्थितियों को देखे, भारत की स्थितियों को देखे तो आजादी, गुलाम भारतवर्ष में आजादी भी एक कल्पना थी। तो ये जो कल्पना है, छायावाद में जो कल्पना है, वो कल्पना ऐसी कल्पना नहीं है हवा हवाई, वो नई दुनिया को रचने का अरमान की कल्पना है। तो कल्पना के कानन की रानी है छायावाद की पूरी कविता, कल्पना के कानन की रानी है और एक नई दुनिया बसाने का अरमान है, गुलामी से आजादी की ओर जाने का अरमान है। तो इस तरीके से कल्पना भी बहुत महत्वपूर्ण है और इन विशेषताओं के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं, वैयक्तिकता, जिज्ञासा, प्रकृति चित्रण, स्त्री के मुक्त रूप का चित्रण, कल्पना की प्रधानता और एक और विशेषता जो काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में आपको रखना चाहिए कि छायावाद का जो काव्य है उसको आपको लिखना है जागरण का काव्य या शक्ति काव्य की कविता। शक्ति काव्य की कविता आप पॉइंट लिखिएगा। मतलब छायावाद की जो पूरी कविता का विन्यास है वो जागरण का विन्यास है। देश की जो गुलाम जनता है उसको जगाना चाहते हैं, रूढ़ियों से मुक्त करना चाहते हैं। तो इसका चित्रण आपको कई स्थलों पर मिलेगा। पहले जो राष्ट्रीय जागरण की बात है वो पुनरुत्थान भावना के रूप में दिखेगा।
प्रसाद के नाटकों में देखते हैं तो प्रसाद बार बार भारत की गुलाम जनता को अतीत की ओर ले जाते हैं अपने नाटकों के माध्यम से, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो स्कंदगुप्त हो, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम भारतवासियों, तुम पुराने समय में, अपने अतीत में, अपने प्राचीन समय में तुम कितने बलशाली थे, कितने शौर्यवान थे, लेकिन तुम्हारी अतीत इतना इतना दुखद हो चुका है। तो जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों के माध्यम से पुराने समय में जाते हैं और वहां से ऊर्जा लाते हैं वर्तमान के संकट से जूझने के लिए। चाणक्य का एक कोटेशन है, वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त से कहता है, सिंहरन और चंद्रगुप्त वहां पर खड़े हुए हैं और चाणक्य कह रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक में कि जब तुम मालव और मागध को भूलकर अखंड आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। तो भारत को टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत के विचारों को एक करने की एक कोशिश है चंद्रगुप्त नाटक। टुकड़ों को एक करो और अखंड आर्यावर्त की जो बात वहां पे आया हुआ है वो भारत की मुक्ति आंदोलन के लिए भारत की समस्त विचारधाराओं को मिलाकर एक ऐसा मुक्ति संग्राम लड़ा जाए जो भारत को आजाद कराए। ये बात चाणक्य कह रहे हैं। इसी नाटक में अलका जो है स्त्री जागरण की बड़ी सशक्त पात्र बनकर उभरती है। अलका हिमालय में खड़ी होकर एक गीत गाती है और पूरे देशवासियों को जगाती है। कहती है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। हराती सैन्य सिंधु में सुड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो स्वतंत्रता पुकारती, स्वाधीनता का मंत्र फूंक रही है। दूसरी तरफ एक पात्र है कार्नेलिया, जो विदेशी पात्र है, सेल्यूकस की पुत्री, और वो भारत की महिमा में गीत गाती है। भारत की महिमा में भारत के लोग गीत गाए बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक विदेशी पात्र गीत गा रही है, कह रही है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये विश्व मानवतावाद का रूप है भारत का। सरस तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, फैला जीवन उजियारी पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, भारत को अरुण मधुमय कहा गया है। कार्नेलिया भारत की प्रशंसा में गीत गा रही है। एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया को शरण मिलता है, अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इस तरीके से ये दो गीतों के माध्यम से प्रसाद इस सांस्कृतिक चेतना को आगे बढ़ाते हैं। निराला इस चीज को शेर सिंह का, निराला इस कविता को अलग अलग कविताओं के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। जैसे उनकी कविता है जागो फिर एक बार, शेरों के मान में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। इस तरीके की जो कविताएं हैं वो पूरे देशवासियों के मन में अपने इतिहास को भरने की, अपने इतिहास के बोध को भरकर उन्हें उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने का अरमान है। पूरे शक्ति काव्य का स्वरूप है, जागरण का स्वरूप है छायावाद की कविताओं में। जागरण से संबंधित अनेक गीत लिखे गए। जैसे जागो फिर एक बार में जागरण तो आ ही रहा है, जिसका मैंने उदाहरण दिया। जागो जीवन धन के आया, या प्रसाद लिखते हैं बीती विभावरी जागरी। महादेवी लिखती है कंटको, महादेवी लिखती है जाग तुझको दूर जाना। तो जागरण संबंधित गीतों की पूरी एक श्रृंखला आपको मिलेगी, जिसमें जाग, ये जाग है क्या? स्वाधीनता के लिए प्रयत्न है। श्रद्धा कहती है पूरे देशवासियों को जगाते हुए और शक्ति संचय करने के लिए, पूरे देश के लोगों को एक करने के लिए कहती है कि शक्ति के विद्युत कंजो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। सबको एक होके संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। संदर्भ तो हालांकि भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का है, लेकिन चिंता पूरी दुनिया की है। संदर्भ मनु के संदर्भ में है, उस
सारस्वत प्रदेश जो खत्म हो चुका है और होने के बाद निराश मनों को शक्ति संचय की बात कह रही है, लेकिन संदर्भ यहाँ पर देश की आजादी का है। निराश राम, राम की शक्ति पूजा जो महान कविता है निराला की, उसमें राम निराश हताश बैठे हुए हैं। उसने जामवन परामर्श देते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। को परामर्श दे रहे हैं कि शक्ति बाहर कहीं नहीं है, शक्ति अंदर है, आपके अंदर भरी हुई है शक्ति। राम यहाँ पर देवता नहीं है, सामान्य इंसान है, उनको अपने अंदर की शक्तियों को जगाने की बात कर रहे हैं। और देश के समस्त जो देशवासी हैं उनके अंदर जो शक्ति है उनको जगाने की बात कर रहे हैं जामवन। ऐसा लगता है कि जामवन के रूप में गांधी खड़ा है, चाणक्य के रूप में गांधी आह्वान कर रहे हैं देशवासियों का। तो इस प्रकार से छायावाद की कविता शक्ति और जागरण का भी काव्य है। इन विशेषताओं के माध्यम से हम छायावाद के संवेदना पक्ष को समझ सकते हैं। अब हम शिल्प पक्ष की चर्चा करते हैं। छायावाद की शिल्प पक्ष पर जब हम चर्चा करते हैं तो शिल्प पक्ष पर चर्चा करते हुए हमें छायावाद का जो घोषणा पत्र जिसे कहा जाता है, पल्लव की भूमिका, उसे ध्यान में रखनी चाहिए। पल्लव की भूमिका में कविवर सुमित्रानंदन पंत ने उस लंबी भूमिका में जो रीतिकालीन मान मूल्य थे, रीतिकालीन जो भाषा थी, रीतिकालीन जो अलंकार थे, उन सब पर नए सिरे से विचार करते हुए छायावादी कवियों की विशिष्टता को परिलक्षित किया है और बताया है कि छायावादी कविता अपने पुराने समय की कविताओं से किस अर्थ में भिन्न है और अपने युग विशेष की किस तरीके से वो नई दस्तक है। जब हम छायावादी कविताओं को देखते हैं और शिल्प पक्ष पर विचार करते हैं तो छायावादी कवियों की शिल्प पक्ष को अगर मैं अलग अलग बिंदुओं के आधार पर समझाऊं तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रथम जो बिंदु है, तो बच्चों आप लोग पहला पॉइंट डाल के लिखिएगा, सादृश्य विधान। तो छायावादी कवियों ने अपने मन पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, उनके हृदय पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं किसी चीज को देखकर, उन प्रभावों के अनुसार नए सादृश्य विधान रचते हैं। अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर नए सादृश्य विधान रचते हैं। जैसे पंत कहते हैं, भंवरे को देखकर उसे कहते हैं गुंजित अली कहते हैं। एक नए तरीके का सादृश्य विधान है ये। इसी तरीके से जब हम छायावाद के दूसरे बिंदु काव्य रूप पर आते हैं तो क्योंकि छायावाद की कविताओं में वैयक्तिकता की प्रधानता थी, इसलिए छायावादी कवियों ने प्रगीत रचे, लेख रचे, क्योंकि उसमें अपनी जो मन की भावनाएं हैं उसको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो छायावाद की अधिकांश कविताएं प्रगीतात्मक है। लंबी कविताएं भी लिखी गई, चाहे यमुना के प्रति हो, चाहे राम की शक्ति पूजा हो, सरोज स्मृति हो, तुलसीदास हो, ये लंबी कविताएं भी हमें दिखाई देती हैं। तो प्रगीतात्मक कविताएं मिलेंगी, लंबी कविताएं आपको मिलेंगी और महाकाव्य भी मिलेंगे। सबसे प्रतिमान जो महाकाव्य है छायावाद का, जो स्तंभ महाकाव्य, वो है कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रगीत की चर्चा करते हुए सफल प्रगीत लिखने में जो सफलताएं महादेवी वर्मा को प्राप्त हुई वैसा किसी को नहीं हुआ। हालांकि निराला ने भी प्रगीत लिखे, सभी कवियों ने लिखे, लेकिन महादेवी वर्मा की जो प्रगीत रचना है उसे श्रेष्ठ माना गया है। इसी तरीके से जब हम भाषा पे बात करते हैं, छायावाद की भाषा में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की प्रधानता है और उस समय द्विवेदी युग की जो खड़ी बोली जो भाषा है, सपाट खड़ी बोली की भाषा जिसमें अमिधा की प्रधानता है, उसमें छायावाद के कवियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी नई भाषा गढ़ने की।
जिसमें वो अपनी सूक्ष्म अभिव्यक्ति को, अपने तन्मय बातों को कह सके। इसके लिए उन्होंने नई भाषा का आविष्कार किया। पूरी भाषा के विन्यास को उन्होंने बदला और तत्सम प्रधान खड़ी बोली को आधार बनाते हुए उन्होंने अपनी मनोभाव को, अपनी इंद्रिय बोध को और नई तरीके की शब्दावली को रचते हुए एक नई ढंग से एक तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी को रचने का कार्य किए। बहुत सारे नए शब्द इस दौर में रचे गए। जैसे स्वर्णिम शब्द नहीं सुना गया था, पहली बार छायावाद में सुना गया। स्वर्णिम, अरुणिम, इस तरीके के बहुत सारे शब्द छायावाद में हमें सुनाई पड़ते हैं। छायावाद की कविताओं में संगीत का भी व्यापक प्रभाव है। छायावाद की जैसे कविताएं, निराला की 2 कविता की बात करते हैं, वर्दे वीणा वादनी कविता। ये कविता राग भैरव पर आधारित है, सवेरे का जो राग है। और अगर हम देखते हैं निराला की दूसरी कविता सखी वसंताया, ये वसंत राग पर आधारित है। तो रागों पर आधारित कविताएं लिखी गई, संगीत का प्रभाव है छायावाद की कविताओं। छंद के स्तर पर देखते हैं, छंद एक पॉइंट अगर छंद का देखें छायावाद की कविताओं काव्य पर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि छायावाद में परिमल की भूमिका में निराला लिखते हैं, जिस प्रकार परतंत्रता से मनुष्य की मुक्ति जरूरी है स्वतंत्रता के लिए, उसी प्रकार कविता की मुक्ति भी जरूरी है छंद के बंधन से। जिस प्रकार परतंत्र मनुष्य कभी विकास नहीं कर सकता, जीवन की संभावनाओं का संधान नहीं कर सकता, उसी प्रकार छंद से बंधी हुई जो कविता है वो नए नए अभिव्यक्ति के रूपों को कभी भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए जिस प्रकार परतंत्रता से मनुष्य की स्वतंत्रता जरूरी है, उसी प्रकार छंद के बंधन से कविता की मुक्ति भी जरूरी है। और जूही की कली जो कविता आई उसका बहुत विरोध हुआ और उसमें निराला लिखते हैं, पहली कविता है मुक्त छंद की, कि जातु प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की राह। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक हुए, छंद के जो विधान था उसमें भाव विवेक का आगमन हुआ और एक नई तरीके से अपने मन की बातें कहेगी। तो निराला जी इसके प्रवर्तक हुए। इसी तरीके से प्रसाद की जो आंसू रचना है उसमें एक नई तरीके का छंद आया जिसको आंसू छंद कहते हैं। राम की शक्ति पूजा को जब हम पढ़ते हैं तो उसको किस छंद में रखे, ये भी एक बात उठी, तो उसको शक्ति पूजा छंद कहते हैं। एक नए किस्म की लोग अपने छंद रचे। पंत की कविताओं में रोला छंद का बहुत प्रभाव है और रोला छंद के वो एक प्रतिमान रखे गए पंत की कविताओं में हमें नजर आता है। छंद के बाद जब हम अलंकार की बात करते हैं तो छायावाद की जो कविताएं हैं उसमें 3 नए अलंकार महत्वपूर्ण रूप से आते हैं। एक तो मानवीकरण, इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया, मनुष्य के रूप में देखा सारी चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे मानवीकरण के उदाहरण मिलेंगे जो बिल्कुल नए हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण अलंकार है विशेषण विपर्यय जो अलंकार है उस पे एक नई दृष्टि से नजर किए। और ध्वन्यार्थ व्यंजना, इन 3 जो अलंकार है इस पर छायावादी कवियों ने नई अभिव्यक्ति दी। और जो भूमिका है पल्लव की वो याद आती है कि अलंकार वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वर्ण भावाभिव्यक्ति के विशेष द्वार खोलने के लिए है। पंत ये लिखते हैं। तो अलंकार इनके लिए सजावट की वस्तु नहीं थी जो रीति काल में थी। अलंकार इनके लिए भाव को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम था। इसके बाद अलंकार के बाद जब हम बिंब में आते हैं, छायावाद के कवियों ने ऐसे बिंब, बहुत सारे सुकुमार बिंब आपको मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे बिंब मिलेंगे जो काफी विराट बिंब मिलेंगे। तो सुकुमार बिंब का एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता से जब हम गुजरते हैं तो एक सुकुमार इतना प्यारा बिंब है, नैनों से नैनों का गोपन, प्रिय संभाषण, पलकों का पलकों पर नौ उत्थान पतन। इस तरीके की जब राम को निराशा के क्षण में जानकी की याद आती है उस समय की ये बात है। उसी तरीके से उस राम की शक्ति पूजा में एक विराट बिंब भी दिखाई देता है शुरुआत में ही।
शुरुआत होती है राम की शक्ति पूजा कविता की। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। एक विराट बिंब हमें नजर आता है। तो इस तरीके के विराट बिंब, सुकुमार बिंब आपको दिखाई देंगे। अगर हम प्रतीकों की बात करें, छायावाद की कविताओं में जो प्रतीक हैं, इनको इसीलिए आचार्य शुक्ल ने प्रतीकवाद वाला से संबंधित आंदोलन भी कहा इनके प्रतीकों को। इसमें अपने सूक्ष्म और जो अमूर्त कथ्य था उनको अभिव्यक्त करने के लिए अनेक इन्होंने प्रतीक रखा। जैसे राम की शक्ति पूजा का ही उदाहरण लेते हैं। इसमें जो राम है वो स्वाधीनता आंदोलन में आगे बढ़ रहे हमारे देशवासियों का प्रतीक है, जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ते हैं। तो राम राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ रहे देशवासियों का प्रतीक है, और जो रावण है वह अन्यायी ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। तो इस तरीके से कई प्रतीक आपको मिलेंगे। छायावाद का काव्य संसार काफी विशाल है, और इस विशाल काव्य संसार की जो मूल जो केंद्र है, एक कमल से हम तुलना कर सकते हैं। जैसे कमल के कई पत्ते होते हैं और सबकी अपनी अपनी विशिष्टता होती है, उसी प्रकार छायावाद की कई और विशिष्टताएं हैं। कुछ प्रमुख पर हमने चर्चा किया, और ये समझे छायावाद पर चर्चा करते हुए कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की एक ऐसी धारा है, एक ऐसी मानवतावादी साम्राज्यवाद विरोधी काव्य धारा है जो मानव मन को मुक्त करता है और मुक्ति की नई राह दिखाता है। धन्यवाद बच्चों।